1971 में एक नया जो मुल्क है वो जंग के बायस दुनिया के सामने आ गया। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और इसकी जो मईशत थी, इकोनॉमी थी, वो इट वाज इन रूइंस। और नया मुल्क जिसको बांग्लादेश कहते हैं, इट स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट नथिंग। कोई फॉरेन रिजर्व नहीं थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी। 1974 में वहां पर खाने की शॉर्टेज आ गई थी, खाने की किल्लत आ गई थी, फेमिन आ गई थी। अकॉर्डिंग टू मेनी एस्टिमेट्स तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग जो थे उनकी जानें चली गई थी। हेनरी किसिंजर का जो क्लेम था बास्केट केस लेबल, वो इस टाइम क्रूवल नहीं था। वो लग रहा था कि हकीकत बनने जा रहा है कि बांग्लादेश वाज होपलेस एंड इट वाज गोइंग टू फेल वेरी सून। और इसके बावजूद भी 50 साल बाद अगर हम देखें तो जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, वो रिवर्स हो गए। आज बांग्लादेश का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो तकरीबन $2800 है और इसके निस्बतन जो पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ $1900 है। इससे पहले कि हम जाने कि रिवर्सल हुआ कैसे, हमें पहले ये समझना है कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ। उन्नीस सौ 71 में एक नया जो मुल्क है वो जंग के बायस दुनिया के सामने आ गया। ये वो मुल्क है जो पिछले 24 साल से पाकिस्तान का हिस्सा था। इसके पास मिनिमम इंडस्ट्री थी और उसके अलावा इट हैज बीन डेवास्टेटेड बाय द 9 months लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और इसकी जो मईशत थी, इकोनॉमी थी, वो इट वाज इन रूइंस। जब अमेरिका के सीजन डिप्लोमेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने इसके बारे में जाना, इसकी डिपेंडेंस के बारे में जाना, तो उसने कहा कि ये एक इंटरनेशनल बास्केट केस है। ये एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये एक ह्यूमैनिटी प्रॉब्लम से गुजरे हैं, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजरे हैं एंड अकॉर्डिंग टू हिम दिस कंट्री वाज डेस्टिन्ड टू फेल। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। आज बांग्लादेश का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो तकरीबन $2800 है और इसके निस्बतन जो पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ $1900 है। बांग्लादेश हमसे थोड़ा आगे नहीं है, ये हमसे तकरीबन 50% आगे अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें। बांग्लादेश के जो जीडीपी है वो तकरीबन $500 अरब के आसपास है, जबकि जो पाकिस्तान का जीडीपी है वो इस टाइम $450 अरब के आसपास है। बांग्लादेश इस टाइम पाकिस्तान से बाय मोस्ट इकोनॉमिक मेजर्स एंड इंडिकेटर्स हमसे वो इस टाइम आगे है। लेकिन जो असल बात है ना, जो हकीकत है, वो आपको ये जाननी है कि ये एक्चुअली पॉसिबल हुआ कैसे। हाउ वाज दिस रिवर्सल पॉसिबल? कुछ लोग कहते हैं कि आबादी की वजह से हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेन एड की वजह से हुआ, लेकिन जो हकीकत है वो ये कि पाकिस्तान रिसीव्ड मोर फॉरेन एड फ्रॉम अमेरिका ड्यूरिंग द वॉर ऑफ टेरर एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा देन बांग्लादेश। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत थी बांग्लादेश की अच्छी कि वो बाय एक्सीडेंट इतना ग्रो कर गए, लेकिन ये जो सारी एक्सप्लेनेशंस है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं जो हमारे पास डेटा और फैक्ट्स हैं। सो डेटा के अंदर जो है हमने देखा है जीडीपी को, फर्टिलिटी रेट्स को और विमेन वर्कफोर्स की पार्टिसिपेशन को देखा है। और ये वो स्ट्रक्चरल डिसीजंस हैं जो दोनों ममालिक ने बनाए, जिसने दोनों ममालिक को बनाया या फेल किया ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। इससे पहले कि हम जाने कि रिवर्सल हुआ कैसे, हमें पहले ये समझना है कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ। हम 1947 से 1971 के बारे में जानेंगे, जब इस मुल्क को हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है। उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान बन गया, उससे सिस्टमैटिकली पुअर और वीक था। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक इकोनॉमिक फैक्ट है जो कि मेजर स्टडीज ने प्रूव किया है, इंक्लूडिंग मैनी पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। 1960s के आसपास वेस्ट पाकिस्तान ने तकरीबन 75% ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड 80% ऑफ ऑल फॉरेन एड था उसको रिसीव किया था। इवन दो जो ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त इसकी पॉपुलेशन हमारे से ज्यादा थी। जो पर कैपिटा इनकम गैप था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वो तकरीबन रफली बिटवीन 30 to 40% था थ्रू आउट दिस पीरियड। और ये एक स्टार्क इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है बिटवीन द टू विंग्स। अयूब खान की गवर्नमेंट ने इस दौर का था डेकेड ऑफ डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ रॉ जीडीपी पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडीड वाज ग्रोइंग अप्रोक्सीमेटली 5.5% पर एनम। सो साउथ कोरिया जैसा मुल्क जो है वो 1960s में हमारे पास पाकिस्तान है और उन्होंने स्टडी किया कि हम इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव कर रहे हैं और उन्होंने जो हमारा 5-year प्लान है उसको गहराई में देखा और उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। फिर क्या हुआ कि साउथ कोरियंस तो वापस घर चले गए और उन्होंने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान पेश किया जिसको वो आज तक इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड दे बिकेम द रियल एशियन टाइगर। पाकिस्तान जो है वो उस टाइम अपना जीडीपी ग्रो करता रहा लेकिन थ्रू मोस्टली फॉरेन एड, डिफेंस स्पेंडिंग एंड रेमिटेंसेस। बट उस वक्त भी हमारी कोई एक्सपोर्ट बेस नहीं थी जो कि पूरी हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देता। फिर क्या हुआ कि 1971 आया, ईस्ट पाकिस्तान जो है इट सेपरेटेड, इट ब्रोक अवे और नया मुल्क जिसको बांग्लादेश कहते हैं इट स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट नथिंग। कोई फॉरेन रिजर्व नहीं थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी और यहाँ पर बताऊं कि 1974 में 1974 में वहां पर खाने की शॉर्टेज आ गई थी, खाने की किल्लत आ गई थी, फेमिन आ गई थी और कई सोर्सेज के मुताबिक अकॉर्डिंग टू मेनी एस्टिमेट्स तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग
लोग जो थे उनकी जानें चली गई थी। इसकी वजूहात कई थी, जिसमें फ्लड्स भी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। फिर 1975 में मिलिट्री कू हो गया। शेख मुजीबुर रहमान जो था, जो फाउंडिंग फादर था बांग्लादेश का, उसको असैसिनेट कर दिया गया विद मोस्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। हेनरी किसिंजर का जो क्लेम था बास्केट केस लेबल, वो इस टाइम क्रूवल नहीं था, वो लग रहा था कि हकीकत बनने जा रहा है। और इस बात ने उस वक्त एक जेन्युइन कंसेंसस डेवलप कर दिया अमंग्स द इकोनॉमिस्ट कि बांग्लादेश वाज होपलेस and it was going to fail very soon। इसका मतलब ये कि 1971 में पाकिस्तान was ahead of Bangladesh, not slightly ahead but substantially ahead। पाकिस्तान का उस टाइम इंडस्ट्री थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, फॉरेन एक्सचेंज थे और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। बांग्लादेश के पास एक ब्रोकन कंट्री थी और इसके बावजूद भी 50 साल बाद अगर हम देखें तो जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, वो रिवर्स हो गए हैं। सो सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कब सरपास किया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इसका जो जवाब है वो हम सब जानते हैं। लगभग 2019 और 2020 के बीच में बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो हमसे आगे चली गई थी। लेकिन जो असल सवाल यहाँ पर पैदा होता है वो ये कि उन्होंने सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हासिल कर लिया। यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से आज उनकी इकोनॉमी हमसे आगे है। उनका जो सबसे पहला फैसला था वो ये था कि एक्सपोर्ट को हमने बढ़ाना है। इट वॉज एक्सपोर्ट्स वर्सेज एड। जो उनके अंदर स्ट्रक्चर में जो पहली उन्होंने चीज चेंज की, उन्होंने ये पूछा अपने आप से कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। बांग्लादेश ने क्या किया कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स को चूज किया और हम लोगों ने उस वक्त एड को चूज किया। 1970s और 1980s के बीच बांग्लादेश ने गारमेंट सेक्टर को पकड़ लिया। उन्होंने इस सेक्टर को फोकस किया, इसको उन्होंने स्केल किया, इसकी लॉजिस्टिक्स पे काम किया, क्वालिटी कंट्रोल पे काम किया और उन्होंने इसी दौरान वेस्टर्न मार्केट्स को एक्सेस कर दिया। बांग्लादेश के पास कोई एडवांटेज नहीं था, इसके पास सिर्फ चीप लेबर थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन इसी दौरान दो ऐसी चीजें हुई जो उनके फेवर में चलेगी। सबसे पहले जो ग्लोबल मल्टी फाइबर एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट के तहत इट वाज डिजाइंड टू रिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज by introducing a quota system। So इस एग्रीमेंट ने क्या किया, एक लूप होल क्रिएट कर दिया और इस लूप होल में क्या हुआ कि वो ममालिक जिनके पास इतनी एक्सपोर्ट बेस नहीं थी उनको कोटा एलोकेशन मिल गई। और बांग्लादेश उस टाइम एक छोटा मुल्क था, एक गरीब मुल्क था, उसने उस टाइम कोटा को एक्सेस कर लिया और इस कोटा की वजह से उनको अमेरिकन और वेस्टर्न मार्केट्स का एक्सेस मिल गया। तो ये कोई चैरिटी नहीं थी, ये एक ट्रेड पॉलिसी थी जिसका बांग्लादेश ने भरपूर फायदा उठाया। फिर क्या हुआ कि इस पूरे मैकेनिज्म को आप समझें, बांग्लादेश के जो गारमेंट्स थे उनको एक्सपोर्ट मार्केट का एक्सेस मिल गया। बांग्लादेश ने फिर इन्वेस्ट किया प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर, उन्होंने खवातीन को हायर किया जो कि उस टाइम और अभी भी दे आर मोर चीपर देन मेन एंड दे आर मोर रिलायबल। खवातीन ने क्या किया, पैसा कमाना शुरू कर दिया, घर की आमदनी बढ़ गई, फर्टिलिटी रेट्स जो है वो गिर गए और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यानी कि सब लोग जब कमाना शुरू हो गए, इट स्टार्टेड टू रियली बूस्ट देयर इकोनॉमी। और मैक्रो लेवल पर क्या हुआ कि बांग्लादेश के अंदर लेस डिपेंडेंट्स हो गए थे और ज्यादा काम करने वाले लोग आ गए थे। सो एक घर में जब ज्यादा फर्द काम करें तो इनकम बढ़ती है और डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है एंड इन द लॉन्ग रन जीडीपी पर कैपिटा जो है वो बढ़ गया। और इसके बाद क्या हुआ, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंट्री में आ गई। सो ये पूरा एक इकोनॉमिक बूम उनका आया था। आज बांग्लादेश इस टाइम दुनिया भर की हम बात करें, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर आफ्टर चाइना, सेकंड लार्जेस्ट। और ये जो आरएमजी सेक्टर है, रेडीमेड गारमेंट्स का जो सेक्टर है, ये बांग्लादेश की इकोनॉमी का बैकबोन, उनके एक्सपोर्ट्स का बैकबोन है। इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ देयर टोटल नेशनल एक्सपोर्ट्स। और इसके साथ साथ ये जो सेक्टर है ये तकरीबन 40 लाख यानी कि 4 मिलियन वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है और इनमें ज्यादातर खवातीन है। बांग्लादेश की इस टाइम जो खाली गारमेंट्स है ना, उसका जो एक्सपोर्ट इटसेल्फ है, खाली गारमेंट्स की हम बात करें, वो तकरीबन $40 अरब प्लस है सालाना। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स की हम बात करें, खाली गारमेंट्स नहीं, हम हर चीज अगर मिला लें, हमारी सिर्फ टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस टाइम $30 to $37 बिलियन हैं, 30 से 37 अरब डॉलर। बांग्लादेश का खाली जो एक सेक्टर है, इट आउट एक्सपोर्ट्स द एंटायर पाकिस्तानी इकोनॉमी। पाकिस्तान ने क्या किया इसी दौरान, ड्यूरिंग द सेम फेज जब बांग्लादेश ने ग्रो किया, उसने इंटरनेशनल मार्केट को पकड़ लिया। पाकिस्तान ने इसी दौरान क्या किया, हमने कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल रूट को फॉलो किया। हमने तकरीबन $33 अरब अमेरिका से लिए इन मिलिट्री एड एंड इकोनॉमिक एड। ये था बिटवीन 1951 to 2019 और पाकिस्तान इस टाइम वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स है ऑफ अमेरिकन असिस्टेंस इन हिस्ट्री। उसके साथ पाकिस्तान जो है वो सब्सटेंशियल रेमिटेंस भी रिसीव करता है फ्रॉम वर्कर्स इन द गल्फ। बट यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चरल डिसीजन और फैसले आपको उनका रिजल्ट नजर आता है। एड और रेमिटेंस जो है ना वो बिल्स तो पे करते हैं बट वो प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज करते, कैपेसिटी नहीं इंक्रीज करते एंड दे डोंट फोर्स यू टू बिकम ग्लोबली कंपेटिटिव और आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी नहीं मीट कर पा रहे। एड और रेमिटेंस एक पेन किलर है, एग्जैक्टली जैसे कि IMF के कर्जे होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या क्योर नहीं है। बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट मॉडल है, इसने अपने मुल्क को फोर्स किया टू बिकम ग्लोबली कंपेटिटिव। और पाकिस्तान का जो एड और रेमिटेंस मॉडल है, इट हैज अलाउड अस टू अवॉइड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। दूसरा जिनका फैसला था बांग्लादेश का, वो था खवातीन को वर्कफोर्स में शामिल करना। और ये जो उनका फैसला था,
ये सबसे ज्यादा उनके लिए इस टाइम अहम है। सो बांग्लादेश ने खवातीन को शामिल कर दिया वर्कफोर्स में और पाकिस्तान ने नहीं किया। 2025 में बांग्लादेश की जो फीमेल लेबर की वर्कफोर्स में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो तकरीबन 39% है और पाकिस्तान की सिर्फ 24%। ये जो गैप है ना 15% पॉइंट्स का, ये कल्चरल फैक्ट नहीं है, ये एक इकोनॉमिक फैक्ट है, इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ का फैक्ट है। इसका मतलब ये कि अगर आपके बारे में सोचें, द वुमन विल हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, क्योंकि जो वर्किंग वुमन होती है ना, दे डिले मैरिज एंड दे हैव फ्यूअर प्रेगनेंसीज। अब इन दोनों चीजों को जो कंपाउंड है ओवर द डेकेड्स, अब उसके बारे में खाली जाने और समझें। ज्यादा आमदन होगी घर की, ज्यादा पैसे बचेंगे, फिर वही जो पैसे बचेंगे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, जो बच्चे कम होंगे तो उनको क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी लाइफ मिलेगी। एंड इन दी एंड इससे क्या होता है, हायर पर कैपिटा इनकम। सो बांग्लादेश का जो फर्टिलिटी रेट है ना, इट ड्रॉप फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 7 चिल्ड्रन पर वुमन इन 1971 टू अप्रोक्सीमेटली 2.1 टुडे। एंड ये ऐसा फिगर है जिसको ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान का भी फर्टिलिटी रेट गिरा है, तकरीबन 7 से आज 3.5 पर आ चुका है, लेकिन जो हमारी आबादी है वो तकरीबन 2% पर एनम के लिहाज से ग्रो कर रही है और बांग्लादेश की खाली 1%। सो बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया टू अचीव दिस? देखिए, गारमेंट इंडस्ट्री जो है प्राइमरी मैकेनिज्म है, तकरीबन 60 to 70% ऑफ द 4 मिलियन वर्कर्स आर विमन और ये वो रूरल विमन है जो इस काम के अलावा कभी भी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा ना बन पाती। ये जो फैक्ट्री है, गारमेंट्स का जो काम है, इन्होंने इन खवातीन को इनकम दी है और इंडिपेंडेंस दी है। लेकिन एक सेकंड मैकेनिज्म भी है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, खासतौर पे वो लोग जो कि बांग्लादेश से बाहर हैं। उसको कहते हैं बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी। ये 1972 में बनी थी बाय अ फॉर्मर अकाउंटेंट। आज ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, इट इज द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO ऑन अर्थ और ये तकरीबन 11 ममालिक के बीच में ऑपरेट करती है। इसका जो सालाना बजट है वो तकरीबन $2 अरब से भी ज्यादा है। ये जो इदारा है स्कूल चलाता है, हेल्थ प्रोग्राम्स रन करता है, माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस करता है और उसके अलावा लीगल एड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और इस इदारे के अंदर तकरीबन 1 लाख लोग काम करते हैं। और इसके साथ साथ आता है एक और इदारा, ग्रामीण बैंक। ये वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसने 2006 में नोबेल प्राइज लिया फॉर इट्स एफर्ट्स टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, यानी कि निचले लोगों को, निचले तबके को उसने ऊपर लाया। और ये जो बैंक है देता है छोटे छोटे कर्जे, $10 से शुरू हो जाते हैं और ये देता है रूरल वुमेन को और कोई कोलैटरल नहीं लेता और इसका जो रीपेमेंट सक्सेस रेशियो है वो 97% है। बांग्लादेश ने इंस्टीट्यूशंस बनाए जो कि गरीबों की मदद करता है, गरीबों को अपलिफ्ट करता है, एम्पावर करता है, खास तौर पर खवातीन को। और पाकिस्तान के पास एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं जो एलीट पॉपुलेशन को सर्व करते हैं। ये एक कल्चरल डिफरेंस नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल चॉइस है और इसने कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए और डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज। तीसरा जिनका फैसला था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। 2022 में बांग्लादेश ने पद्मा ब्रिज बिल्ड किया। ये तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा एक मास्टरपीस है और इन्होंने अपने पैसे से, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग से इसको बिल्ड किया। ये जो प्रोजेक्ट, इसकी कॉस्ट तकरीबन $3.6 बिलियन थी। वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर दिया। तो फिर बांग्लादेश ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम इसको खुद फंड करते हैं। ये जो ब्रिज है इस टाइम 21 डिस्ट्रिक्ट्स इन साउथ वेस्टर्न बांग्लादेश टू ढाका इनको आपस में कनेक्ट करता है और इसने लॉजिस्टिक्स और ट्रेड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है और तकरीबन इसके साथ साथ 3 करोड़ लोग हैं, उनकी भी जिंदगियां जो है ना इस प्रोजेक्ट ने ट्रांसफॉर्म कर दी हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान ने चाइनीज IPPs के साथ गारंटीड 27 से 34% रिटर्न्स के कॉन्ट्रैक्ट्स किए। वही बिजली जो हम बनाते हैं लेकिन हम उसको खुद अफोर्ड नहीं कर पाते। इसका मतलब यह कि बांग्लादेश ने इन्वेस्ट किया कनेक्टिविटी के अंदर, जिसने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस कर दिया। पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जिन्होंने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा दिया। सेम डेकेड, सेम रीजन, लेकिन कंप्लीटली ऑपोजिट स्ट्रक्चरल आउटकम्स। अब यहाँ पर जो सच्चाई है वो भी आपको बतानी जरूरी है कि बांग्लादेश के अंदर भी मसले हैं और उनके काफी गहरे मसले हैं। 2024 के अंदर बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट लेड अपराइजिंग, जिसको जुलाई अपराइजिंग का नाम भी दिया जाता है, जिसने शेख हसीना की हुकूमत को खत्म कर दिया, टॉपल कर दिया। तकरीबन उसकी हुकूमत 15 साल रही और उसका एक इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल था। शेख हसीना ने क्या किया कि इंडिया भागी और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। वो गवर्नमेंट जिसको मोहम्मद यूनुस ने लीड किया, ये वही शख्स जिसने ग्रामीण बैंक को इजाद किया, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। और फरवरी 2026 के अंदर अभी रिसेंटली तारिक रहमान जो है उसको इलेक्ट कर दिया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। लेकिन जो उनके स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है ना वो बहुत ज्यादा अभी भी एनॉर्मस हैं। बांग्लादेश का GDP इस टाइम स्लो हो चुका है, तकरीबन 3.7% पर आ चुका है। इससे पहले वो तकरीबन 5.8 या 6% के आसपास था। उनकी जो फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स है वो भी डिप्लीट हो चुके हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन इस टाइम वहां पर काफी अरूज पर है और IMF ने उनको इस टाइम तकरीबन $4.7 बिलियन का एक्सचेंज प्रोग्राम दिया है, लेकिन उसकी जो शराइत है वो इंतहाई सख्त हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करनी है उनको,
उन्होंने टैक्स टू जीडीपी रेशो को इंक्रीज करना है, सब्सिडी को रिड्यूस करना है। ये वही तमाम चीजें जो आईएमएफ प्रोग्राम्स के साथ आती हैं। जो गारमेंट सेक्टर है उनका, जो कि उनकी इकोनॉमी का मैशत का बैकबोन है, इस टाइम वहां पर एनर्जी क्राइसिस इंक्रीज हो चुकी हैं, सस्टेनेबिलिटी वहां पर कम होती जा रही है और वेस्टर्न बायर्स जो है उनका रुझान आहिस्ता आहिस्ता वियतनाम की तरफ जा रहा है बिकॉज इट इज मोर कंपेटिटिव। लेकिन जो असल बात है, जो गवर्नमेंट्स के वर्कर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, वो इस टाइम दुनिया के लोवेस्ट पेड एम्प्लॉइज हैं। वाकयात जैसे कि राना प्लाजा फैक्ट्री कोलैप्स जो 2013 में हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 1134 लोग मारे गए, इसने एक्सपोज किया ह्यूमन कॉस्ट को एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एक्सपोर्ट मॉडल। इस वाकये के बाद उन्होंने सेफ्टी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर दिए, लेकिन जो उनकी वाइड स्प्रेड एनफोर्समेंट है वो इस टाइम भी इनकंसिस्टेंट है। बांग्लादेश का जो सियासी निजाम है, इट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अथॉरिटेरियन कंसोलिडेशन, नॉट डेमोक्रेटिक कंपटीशन। जमहूरियत वहां पर बहुत कम है, ना होने के बराबर है। शेख हसीना की जो अवामी लीग है, इसने हमेशा ऑपोजिशन को एलिमिनेट कर दिया थ्रू लीगल परसिक्यूशन। यहाँ पर आपको क्लियरली बताता चलूं कि बांग्लादेश इज नॉट द सेम सक्सेस स्टोरी एज साउथ कोरिया और सिंगापुर। ये एक ऐसी कंट्री है जिसने 3 ऐसे फैसले किए जो हमसे बेहतर थे, पाकिस्तान से बेहतर थे: एक्सपोर्ट ओवर एड, विमेन वर्कफोर्स ओवर एक्सक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इन तीनों फैसलों ने बेहतर आउटकम्स प्रोड्यूस किए। बट इनका जो मॉडल है उसकी डीप कॉस्ट है। सो सवाल यहाँ पर ये नहीं कि क्या बांग्लादेश परफेक्ट है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्यों बांग्लादेश जो कि हमारे बाद बना, जो कि हमारा हिस्सा था, विद ऑल इट्स प्रॉब्लम्स, इस वक्त 50% अहेड है हमसे in terms of GDP per capita, despite the fact कि पाकिस्तान के पास एक huge economic advantage था after the separation। So जो सारा डेटा और फैक्ट्स इसको भी हमने डिस्कस किया, ये अगेन उन्हीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। वो फैसले, वो डिसीजंस जो कि डेकेड्स पहले की गए और आज हम उनको भुगत रहे हैं। अभी मैं इन तमाम बातों को समराइज करूंगा एज क्लियरली एज आई कैन। इन 1971 बांग्लादेश वाज बोर्न फ्रॉम वॉर, फैमिन एंड डेवस्टेशन। हेनरी किसिंजर ने इसको कहा एक बास्केट केस है। हर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट ने उस टाइम अग्री किया। पाकिस्तान के पास उस टाइम इंडस्ट्री थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, मिलिट्री पावर थी और वेस्टर्न बैकिंग थी। बाय मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आज बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। ये इसलिए हुआ कि बांग्लादेश मेड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिसीजंस एंड दो स्ट्रक्चरल डिसीजंस कंपाउंडेड ओवर 5 डेकेड्स। और पाकिस्तान ने ऑपोजिट डायरेक्शंस में वही फैसले किए और वो डिसीजंस भी हैं, दे आल्सो कंपाउंडेड। सो एक जो मुल्क होता है ना, इट इज नॉट इट्स जियोग्राफी, अ कंट्री इज नॉट इट्स रिसोर्सेज, अ कंट्री इज इट्स डिसीजंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दुनिया जो है, इट मेक्स मोर सेंस व्हेन यू सी बियॉन्ड द सरफेस। अगर इस वीडियो ने आपको एक क्लियर पिक्चर दिया है एंड शोज एग्जैक्टली विच डिसीजंस प्रोड्यूस एग्जैक्टली व्हाट आउटकम्स, शेयर इट विद द पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड।